Hello, guys, welcome back to Be the Topper. This is part 7 of chapter 2 Primary and Secondary Market of class 11th Financial Markets Management. गाइस हर वीडियो में मैं सबसे पहले यही बात बोल रही हूँ कि चैप्टर देखो बहुत लंबा है। ठीक है, तो इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके ही पढ़ेंगे। अगर मैं ऐसा कर दूं कि 1-2 घंटे का वीडियो बना दूं तो आई नो कि आप लोग नहीं देखोगे, है ना। तो इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो को बना रही हूँ। बी पेशेंस, आपके पास वीडियो आएगा। ठीक है, मैं काम कर रही हूँ। और उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं एक एक जो वीडियो बना रही हूँ, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है। एंड इफ़ यू वांट द नोट्स तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं नोट्स को पोस्ट कर देती हूँ। ठीक है, और अभी हम इससे पहले वाले अगर वीडियोस गाइस आपने नहीं देखे हैं तो उनको देख लो, है ना। उसके बाद ही चीज़ें देखोगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पर हम आज से यह वाला टॉपिक हमें शुरू कर रहे हैं। हम बेसिकली बात कर रहे थे डिपॉजिटरी की। तो आई होप कि आपने जो मैंने क्वेश्चन पिछली वीडियोस में पूछे थे उनका सही आंसर दे दिया होगा मुझे कमेंट बॉक्स में। अभी मैंने चेकआउट नहीं किया है, बट अभी अभी आपको आंसर अगर आपने अभी तक नहीं दिया तो मुझे ज़रूर आंसर देना। Does one need to keep any minimum balance of securities in his account with his DP? आप पूछ रहे हैं कि अगर जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है उसके साथ, मतलब अगर आपने जो डिपॉजिटरी है उसमें अगर आपने कोई डीमैट अकाउंट खुलवाया है तो क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर मिनिमम बैलेंस होता है जो आपको अपने डीमैट अकाउंट में रखना होता है? तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जीरो बैलेंस भी रख सकते हो अपने डीमैट अकाउंट में। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आपके डीमैट अकाउंट में इस टाइम पर एक भी सिक्योरिटी ना हो और वो बंद नहीं होगा। ठीक है, व्हाट इज एन ISIN? अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ISIN क्या होता है। तो ISIN क्या होता है, इसका फुल फॉर्म गाइस पहले आप याद करो, ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है? इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि गाइस हर वीडियो का हर वीडियो बोल रही हूँ, हर सिक्योरिटीज का अलग होता है। मतलब कि जो भी सिक्योरिटी है उसका जो नंबर होता है वो अलग अलग होता है। मान लो कोई इक्विटी है, कोई डेट है, कोई म्यूचुअल फंड है, कुछ कुछ भी है ना। तो उसका जो नंबर होता है वो हर किसी का अलग होता है पूरी वर्ल्ड में। तो अगर आपको किसी सिक्योरिटी का ISIN नंबर पता है तो आप उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को ढूंढ सकते हो, है ना। क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल लिखा है, कोई इंडियन तो लिखा नहीं है। इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल लेवल पर होता है ये नंबर, जो कि आप इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी सिक्योरिटी को ढूंढने के लिए यूज कर सकते हो। अब अगर हम आ जाए कस्टोडियन पर, तो कस्टोडियन क्या होता है? तो देखो, अगर हम बात करें इसकी मोटी मोटी शब्दों में कि कस्टोडियन क्या होता है, तो कस्टोडियन मतलब जो रखवाला होता है। ठीक है, तो कस्टोडियन एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हेल्प करती है किसको? क्लाइंट्स को, कि आप अपनी सिक्योरिटीज को यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो और हम आपकी सिक्योरिटीज को सेफ गार्ड करेंगे। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन होती है विच हेल्प्स रजिस्टर एंड सेफ गार्ड द सिक्योरिटीज ऑफ इट्स क्लाइंट्स। Besides safeguarding securities, a custodian also keeps track of corporate actions on behalf of its client. और अगर आप किसी कस्टोडियन में अगर आपने आपको रजिस्टर करवा दिया है तो वो जो कस्टोडियन है वो अपने क्लाइंट से रिलेटेड जितने भी कॉर्पोरेट एक्शन हो रहे हैं उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड सबको ट्रैक करता रहता है, सबको चेक करता रहता है। और वो उसके कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि आगे आपको 3 फंक्शंस मैं बताने वाली हूँ गाइस। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, है ना इसको, क्योंकि आपसे पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप कस्टोडियन के फंक्शंस बताओ, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है तो ऐसा नहीं है, आपको हर चीज़ ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, इस यहाँ पर आ जाते हैं हम कि इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो फंक्शन है वो ये है कि जो कस्टोडियन होता है उसको अपने क्लाइंट का जो सिक्योरिटीज अकाउंट है, बेसिकली जो डीमैट अकाउंट है, उसको मेंटेन करना होता है। ठीक है, और जितने भी बेनिफिट्स किसी भी सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में किसी क्लाइंट को मिल रहे हैं, उन बेनिफिट्स को कौन कलेक्ट करता है? कस्टोडियन कलेक्ट करता है। ठीक है, कीपिंग द क्लाइंट इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्शंस टेकन और टू बी टेकन बाय द इशू ऑफ सिक्योरिटीज हैविंग अ बेयरिंग ऑन द बेनिफिट्स और राइट्स अक्यूरिंग टू द क्लाइंट। मतलब कि अगर जो भी कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, कोई भी एक्शन अगर उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो रहा है, तो उससे रिलेटेड भी जो भी ट्रैक करनी है नॉलेज को, कोई भी एक्शन को, तो ये काम भी कस्टोडियन ही करता है, जो कि मैं आपको पहले भी ऊपर बता चुकी हूँ। अगर हम अपने 6 टॉपिक पे आ जाएं जो कि है
हाउ कैन वन कन्वर्ट फिजिकल होल्डिंग इनटू इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग, हाउ कैन वन डीमटेरियलाइज सिक्योरिटीज। ये बोल रहे हैं कि किस तरीके से अगर आप अपने जो फिजिकल जो सर्टिफिकेट होते हैं सिक्योरिटीज के, उसको इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग में कैसे कर सकते हो। तो कैसे करोगे? इन ऑर्डर टू डीमेटलाइज फिजिकल सिक्योरिटीज वन हैज टू फिल इन अ डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। अगर आप अपने फिजिकल जो सिक्योरिटीज हैं उनको एक डीमेटलाइज फॉर्म में, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म भरना पड़ेगा और उसके बाद उसको जमा करवाना, मतलब जो कि होता है डीपी के पास। तो डीपी से आप ले लो, डीपी इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, उससे आप डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म लो, उसको भरो एंड उसको सबमिट कर दो, सेम अलोंग विद द फिजिकल सर्टिफिकेट। मतलब कि आपको डीआरएफ भरना है अलोंग विद द फिजिकल सर्टिफिकेट्स और वो डीमेटलाइज हो जाएंगे इजीली। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जो सेपरेट डीआरएफ होते हैं उनको हैज़ टू बी फिल्ड फॉर ईच आईएसआईएन नंबर। मतलब कि एक एक सिक्योरिटीज, एक एक आईएसआईएन नंबर के लिए आपको सेपरेट डीआरएफ भरना पड़ता है। ठीक है गाइज, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगी कि मैंने एक नया चैनल शुरू किया है जो कि करंट अफेयर्स का चैनल है। अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ने का शौक है तो आप उस चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूंगी, जहाँ पे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स को अपने सामने रखते हैं, बहुत चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे कि आप लोग भी अपनी बहुत सारे मतलब पढ़ते होंगे और गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर इधर उधर की चीज़ें या फिर आपके शौक के लिए भी है, तो आप उसको देख सकते हैं क्योंकि हम उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। तो अभी मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर चेकआउट कीजिए उसको। अब अपना 7th पॉइंट अगर हम देखें तो कैन ऑड लॉट शेयर्स कैन बी डीमेटलाइज्ड। क्या ऑड लॉट शेयर, जो ऑड लॉट जो शेयर्स होते हैं क्या उनको डीमेटलाइज किया जा सकता है? तो हाँ जी, किया जा सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं डू डीमेटलाइज शेयर्स हैव डिस्टिंक्टिव नंबर। मतलब जो डीमेटलाइज जो शेयर्स होते हैं उनके कुछ अलग टाइप से कुछ डिस्टिंक्टिव नंबर्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं वो कुछ डिफरेंट होते हैं। तो जी नहीं, ऐसे नहीं होता है ना। दीज शेयर्स आर फंजिबल, फंजिबल होते हैं जिसका मतलब कि आप उसको इंटरचेंजेबल होता है, जिसको आप जो उसकी होल्डिंग्स है उसको बदल सकते हो। वो आइडेंटिकल होती है और इंटरचेंजेबल होती है, उसमें ऐसी कोई रिजिडनेस नहीं होती है और कुछ भी डिस्टिंक्टिवनेस भी नहीं होती है, वो बाकी शेयर्स की तरह ही होते हैं। अगर हम 9वें पॉइंट पर आ जाएं हमारे, तो ये कह रहा है कि कैन इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट। क्या इलेक्ट्रॉनिक जैसे अभी देखो, अभी जो मैंने आपको डीमैट या डीमटेरियलाइजेशन बताया था, या फिर आपने डीमटेरियलाइजेशन पहले भी सुना पड़ा होगा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो हमारे फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं। बट अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई सिक्योरिटी है, उसको अगर आप फिजिकल सर्टिफिकेट के रूप में करवाना चाहो तो कैन यू डू सो? यस, यू कैन डू सो। आप कैसे कर सकते हो? उस प्रोसेस को बोला जाता है रीमटीरियलाइजेशन। क्या बोला जाता है? रीमटीरियलाइजेशन। और जो हमारा, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ इलेक्ट्रॉनिक, ओ ये तो मिट गया, इलेक्ट्रॉनिक से अगर आपको फिजिकल सर्टिफिकेट्स में अगर आपको ट्रांसफर करना है तो उसको क्या बोला जाएगा? रीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, री पे ध्यान दो, बाकी तो सब सेम ही है, री और डी। ठीक है, और अगर मैं इस वाले एरो को ऐसे मिटा दूं और मैं इसको ऐसे बना दूं कि हम फिजिकल सर्टिफिकेट को अगर डीमैट करवाना चाहें, अगर हम फिजिकल सर्टिफिकेट को डीमेटलाइज करवाना चाहें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करवाना चाहें, तो यहीं पर ये डीमैट हो जाएगा। ठीक है, ये डीमैट हो जाएगा। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको समझना है। तो if one wishes to get back your securities in the physical form, one has to fill in the remat request form. अगर कोई बंदा चाहता है कि मुझे अपनी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज को फिजिकल होल्डिंग्स में करना है, तो उसको RRF दैट इज रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होगा और अपने डीपी को रिक्वेस्ट करना होगा कि जो भी बैलेंसेस उसके अकाउंट में सिक्योरिटीज के, उसको आप रीमटलाइज कर दो। ठीक है, अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े जो कि है 10th पॉइंट, कैन वन डीमटेरियलाइज हिज डेट इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन हिज डीमैट अकाउंट। क्या कोई भी बंदा अपने डेट जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यही वाला क्वेश्चन आई थिंक मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी पूछा था, जिसका आंसर अगर आपने दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया
तो सुन लो, डेट में आते हैं हमारे बॉन्ड एंड डिवेंचर्स। क्या आप इसको म्यूचुअल फंड यूनिट्स को और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को डीमैट अकाउंट में डीमेटाइज करा सकते हो? तो हाँ जी, आप करा सकते हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप सिंगल डीमैट अकाउंट में इन सब चीज़ों को, सब इन्वेस्टमेंट को आपस में मतलब एक साथ रख सकते हो। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है रिमेंबर करने के लिए, जिसको आप पढ़ लेना। तो इसको मैं नहीं पढ़ा रही, क्योंकि ये सब पीछे का ही होगा, है ना, जिसको आपको रिवाइज करने के लिए बेसिकली कहा गया है। तो आप इसको पढ़ लेना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट में बेसिकली पूछ सकते हो। और आपको पता है कि जो भी मुझसे कमेंट में कुछ भी पूछते हैं, कोई छोटा से छोटा प्रॉब्लम भी जो होती है आपकी, उसको भी मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो आपको छोटी से छोटी अगर प्रॉब्लम अगर आपको फेस कर रहे हो अगर आप, तो उसको लिखो। अब अगर हम आ जाएं स्टॉक ट्रेडिंग पर, कि स्टॉक की ट्रेडिंग कैसे होती है, तो सबसे पहले हम आएंगे स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग पे, कि स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग क्या होता है, स्टॉक की ट्रेडिंग कैसे होती है। एक नीट का सिस्टम होता है जिससे की जाती है। अब नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। क्या होती है? नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये एक स्क्रीन बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। बट इसको तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अभी हमें पढ़ेंगे कि स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होता क्या है। तो पहले इसको सुन लो कि जो ट्रेडिंग हमारे इंडिया में जो पहले के ज़माने में होती थी, वो ओपन आउटक्राई सिस्टम होता था, ठीक है। ओपन आउटक्राई सिस्टम मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक ऐसा हॉल है, वहाँ पर एक स्टेज सा बनवा दिया है। हर बंदा जिसके पास भी सिक्योरिटीज़ है, वो वहाँ पर ऊंचे पर चढ़कर खड़ा हो गया और बोल रहा है कि देखो भाई साहब, मेरे पास इतनी सिक्योरिटीज़ हैं, इतने रुपए में बेचूंगा, इतने रुपए में, इतने में आपको दूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ठीक है। वो लोग शोर मचाते थे। उनके पास कोई प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं थी, और ये जो सिस्टम था ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था और इनएफिशिएंट था। कौन सा सिस्टम? ओपन आउटक्राई, ठीक है। बट ये जो प्रॉब्लम्स थी इनको सॉल्व करने के लिए, ये जो प्रॉब्लम्स थी इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या लाए? हम एक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम लाए। देखिए, आपको सबको पता है कि हर चीज डिजिटली आ गई है। अब जैसे इस पेंडेमिक में आप लोग देख रहे हो, पहले आप लोग भी एफएम का, आई डोंट थिंक कि आप लोग सर्च करते होगे यूट्यूब पे, करते होगे तो मुझे ये नहीं लगता कि आपको ऐसी वीडियोस मिलती भी होंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने तो इससे पहले नहीं देखी थी। जब जब से मैंने बनाना शुरू किया है, मैंने भी ये तब से ही देखा है कि मेरे बाद ही लोगों ने बनाया, ठीक है। बट इससे क्या होता है कि जब लोगों को लगता है कि अब इस कंटेंट की डिजिटली मांग की जा रही है, तो अब उस वो कंटेंट को डिजिटली लेकर आते हैं, है ना। उससे पहले नहीं था डिजिटल इतना ज्यादा लोगों के अंदर क्रेज, तो मार्केट ने भी नहीं किया। बट जब टाइम के संग हमें बढ़ना होता है, तो इन्होंने भी डिजिटली कर दी अपनी चीजें। और इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इफिशियंसी, लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये तीनों वर्ड ना आपको रट्टा मार लेना है, समझ लो। इफिशियंसी, लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक नेशन वाइड ऑनलाइन फुली ऑटोमेटेड, एक नेशन वाइड मतलब जो पूरी कंट्री में चल सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन, तो हर कोई कुछ भी है, ऑपरेट कहीं से भी कर सकता है। और पूरी फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड सिस्टम है, मतलब कि अपने आप से इसमें आपको मैनुअल ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक स्क्रीन है जिसमें अपना आप सब कुछ चलता रहता है। बस आपको मतलब कुछ कुछ चीजें करने की जरूरत है, बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जहां पर एक जो बंदा है, मतलब जो मेंबर है, बेसिकली जो ट्रेडिंग मेंबर होता है, वो अपने कंप्यूटर से जितने भी सिक्योरिटीज के क्वांटिटीज उसको परचेज करने होते हैं, उसको पंच कर देता है, ठीक है। उस प्राइस पर जिस पे उसको खरीदना है, जिस पर उसको ट्रांजैक्शन करनी है, एंड जो ट्रांजैक्शन होती है उसको एग्जीक्यूट कर किया जाता है जब उसमें मैचिंग सेल मिल जाता है। अब आपने मैचिंग सेल, मैंने आई थिंक आपको नहीं ज्यादा बताया है। तो अगर हम बात करें, देखो मैंने मान लो कि मेरे पास एक कंप्यूटर स्क्रीन आई है, ठीक है, मेरे पास एक कंप्यूटर स्क्रीन है, आई एम सिटिंग हियर, एंड मुझे कुछ सिक्योरिटीज पंच करनी है, जो कि मैंने 500 सिक्योरिटीज मैंने 500 सिक्योरिटीज कितने बजे लगाई हैं? 12 बजे लगाई हैं, 12 AM पे, ठीक है, 12 AM पे, नहीं 12 AM नहीं, 12 PM पे, ठीक है। मतलब जो दिन के 12 बजते हैं, 12 PM है ना, 12 बज के जो दिन में बजे हैं, उस टाइम पर मैंने 500 सिक्योरिटीज खरीदी हैं एट द रेट 50, ठीक है, 50 रुपए पे। अब मान लो कि मैंने तो ये जो ऑर्डर था मेरा वो पंच कर दिया, ठीक है। अभी जो मैंने, ये मान लो कि मैं सिक्योरिटीज खरीद रही हूँ, आई एम नॉट सेलिंग, आई एम बाइंग, मैं बाय करने का कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने कह दिया कि भाई मुझे 500 सिक्योरिटीज खरीदनी है, 50 रुपए की प्राइस पे खरीदूंगी, और 12 बजे मैंने लगाया। अब मान लो कि ये जो मेरा ऑर्डर है ये मैच कैसे होगा? जब कोई दूसरा ऑर्डर
एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो टर्मिनल है वहां पर सेम ऑर्डर आएगा जो कि 500 सिक्योरिटीज बेच रहा होगा और 50 के रेट पर बेच रहा होगा, ठीक है। एक केस ये है कि यहाँ पर ये ऑर्डर मैच हो सकता है। दूसरा केस ये है कि देखो प्राइस तो वही रहने वाला है, ठीक है ना, कि 50 रुपए है, बट उस बंदे के पास सिर्फ 200 सिक्योरिटीज है, तो 200 इस बंदे को अभी मिल जाएंगी और इसकी 300 रह जाएंगी जो कि इसको बाद में मिलेंगी जब कोई दूसरा इन्वेस्टर या फिर कोई सेलर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैचिंग होती है सिक्योरिटीज मार्केट में।